समुद्री डाकुओं से बचने के लिए देखिए कैसे कैसे तरीके आजमाते हैं ये पानी के जहाज। बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा क्या? कुछ याद आया? जी हां, जैक स्पैरो। समुद्री डाकुओं का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जैक स्पैरो की इमेज आ गई होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के हाईटेक और एडवांस्ड समुद्री डाकुओं के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी देश की नेवी और आर्मी को भी मात दे सकने में सक्षम है। ऐसे में इन डाकुओं से निपटना इतना आसान तो नहीं होगा। फिर किस तरह करोड़ों अरबों का सामान ले जा रहे इन जहाजों की सुरक्षा की जाती होगी? आज के वीडियो में हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के अनुसार हर साल $16 बिलियन का नुकसान केवल समुद्री डकैतियों की वजह से ही होता है। अब आप कहेंगे कि क्या आज के जमाने में भी समुद्री डाकू होते हैं? क्योंकि ऐसी कहानियां तो आज से सैकड़ों सालों पहले सुनाई जाती थी, पर सच तो ये है कि आज के जमाने में भी समुद्री डाकू होते हैं, और वो भी काफी एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस। अब तो ये डाकू इतने बोल्ड हो चुके हैं कि ये नेवी के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने से भी नहीं चूकते। इसका एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला, जब 2021 में टर्किश शिप यानी कि तुर्की की शिप M/V मोजार्ट को प्रिंस पे के उत्तर पश्चिम में समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर दिया। इसके बाद हाईजैकर ने इंजीनियर फारमन इस्माइलोव की हत्या कर दी और दूसरे क्रू मेंबर्स को बंदी बना लिया। फिर उन्होंने सरकार से एक बड़ी रकम रैंसम के रूप पर अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद ही उन्होंने बंदी बनाए गए 15 क्रू मेंबर्स को छोड़ा। समुद्री डकैतियों के लिए 2 समुद्री इलाके सबसे ज्यादा बदनाम हैं। पहला है अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक का इलाका, और दूसरा है पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी का इलाका। यहाँ अक्सर जहाजों को लूटने और हाईजैक करने की घटनाएं होती हैं। आजकल समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए कई तरीके आजमाए जा रहे हैं। चलिए उनमें से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकों के बारे में बात करते हैं। समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल सबसे आम है। इसके लिए बड़े बड़े पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह हाई प्रेशर पाइप 1 मिनट में 1350 गैलन तक पानी छोड़ सकते हैं। इन पाइप्स को एक फायर फाइटिंग कंपनी ने डिजाइन किया है। इन पाइप्स का दबाव 175 PSI तक होता है, और जब पानी की इतनी तेज बौछार डाकुओं के जहाज पर फेंकी जाती है तो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और जहाज का कंट्रोल खो देते हैं। जब तक डाकू समझ पाते हैं कि क्या हुआ, जहाज सुरक्षित आगे बढ़ जाता है। ये नोजल एसिड प्रूफ समुद्री ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, जिन्हें दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है या फिर ऑटोमेटिकली काम करने के लिए सेट भी किया जा सकता है। आजकल के समुद्री डाकुओं के पास एडवांस्ड हथियार होते हैं, जैसे कि वो जहाज के क्रू मेंबर्स को घायल कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही जहाज के क्रू को खतरे का आभास होता है, वो इन वाटर नोजल्स को शुरू कर देते हैं। इन वाटर नोजल्स की रेंज काफी अच्छी है, जिससे काफी दूर से ही पायरेट्स की शिप पर अटैक कर सकते हैं। ये नोजल पायरेट्स की शिप में पानी भरने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाए और वो समंदर में पलट जाए, और ये सारा काम जहाज का क्रू पायरेट शिप से एक अच्छी खासी दूरी मेंटेन करते हुए कर सकता है। समुद्री डाकुओं से बचने का एक और तरीका जो कि आजमाया जाता है वो है पी ट्रैप, जो कि एक पैसिव नॉन लीथल मैकेनिज्म है, जिसमें पायरेट को दूर नहीं भगाया जाता बल्कि उसे जाल में फंसाया जाता है। इस मैकेनिज्म को डाकुओं को जहाज के बहुत नजदीक आने से रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें जहाज के दोनों ओर 2 भारी बूम बनाए जाते हैं, जिसमें हैवी मटेरियल से बनी हुई कई लाइंस होती हैं। जैसे ही पायरेट शिप के पास आने की कोशिश करता है तो ये लाइन पायरेट के जहाज के इंजन में फंसकर उसे जाम कर देती है, और पायरेट वहीं फंसकर रह जाता है। दोस्तों, आज के टाइम में मैरीटाइम बिजनेस काफी बढ़ गया है। एक देश से दूसरे देश तक भारी मात्रा में माल भेजने का ये सबसे सस्ता और अच्छा मीडियम है, क्योंकि भले ही एयर और रोड ट्रांसपोर्ट की स्पीड इसके मुकाबले अच्छी हो, लेकिन वो काफी महंगे पड़ते हैं, और उनके माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में माल भेजना पॉसिबल भी नहीं हो सकता। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सभी देश बड़े बड़े कंटेनर जहाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन जहाजों के साथ भी समस्या कम नहीं है। एक बड़ी समस्या तो पायरेट्स की ही है, और दूसरी बड़ी समस्या है मौसम की। समुद्र में कभी भी मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में इन जहाजों की सिक्योरिटी काफी मुश्किल हो जाती है। इसलिए इन जहाजों में ट्रेन्ड स्वॉट ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं,
जो कि पायरेट्स और दूसरी तरह की परेशानी आने पर जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स और उस पर लदे हुए करोड़ों के माल की सुरक्षा करते हैं। लेकिन इतने सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कई बार खराब मौसम और आपदा के समय पर चालक दल द्वारा लिए गए गलत फैसलों की वजह से जहाज मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे में जहाज में मौजूद लोगों को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो ये कि जहाज को छोड़कर लाइफ बोट की मदद से किनारे तक पहुंचा जाए। इसलिए हर जहाज पर लाइफ बोट की मौजूदगी जरूरी होती है। आजकल के लाइफ बोट पहले इस्तेमाल किए जाने वाले लाइफ बोट से काफी अलग होते हैं। उनमें पहले की तुलना में कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं। इसके अलावा जो चीज इन्हें पुरानी लाइफ बोट से अलग बनाती है वो है इनकी लॉन्चिंग तकनीक। पहले की तरह इन्हें बहुत ही धीरे धीरे पानी में नहीं उतारा जाता, बल्कि इन्हें पानी में उतारने के लिए रैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लाइफ बोट जल्दी से पानी में उतर सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही कई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस लाइफ बोट भी डेवलप की जा रही है ताकि खतरे के वक्त ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। दोस्तों, समुद्री डकैती को रोकने के लिए कितने भी इंतजाम कर लिए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें रोकना सभी देशों की सरकारों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खासतौर से सोमालिया और नाइजीरिया के इलाकों में समुद्री डकैतियों की समस्या बढ़ती जा रही है। नाइजर डेल्टा क्षेत्र में कई आतंकवादी संगठन जैसे नाइजर डेल्टा अवेंजर्स, नाइजर डेल्टा ग्रीनलैंड मैंडेट, बकासी स्ट्राइक फोर्स और मूवमेंट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ नाइजर डेल्टा जैसे संगठन सक्रिय हैं। ऐसे जुर्म को अंजाम देने वालों का मकसद अपने लिए आर्थिक इंसाफ हासिल करना होता है, क्योंकि यह अफ्रीका का सबसे समृद्ध इलाका है। उसके बावजूद ये अविकसित और प्रदूषित है। यहाँ बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिस वजह से यहाँ के युवा इस तरह के अपराधों से जुड़ रहे हैं। इसलिए समुद्री डकैती रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि इससे जूझ रहे देशों को ये जानकारी साझा करनी चाहिए कि उनके तटीय इलाकों में और उनके पड़ोसी देशों के तटीय इलाकों में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो भी देश समुद्री अपराध और डकैती की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें इससे निपटने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे ताकि इसके अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई हो सके। तीसरी बात यह है कि तमाम देशों के पेट्रोलिंग टीम को आपस में तालमेल के लिए साझा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो मिलकर निगरानी और आपसी सहयोग को बढ़ा सके। आखिर में जिन इलाकों में समुद्री डकैत एक्टिव है, वहां की सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए अलग से फंड दिया जाना चाहिए। इन इलाकों में शिक्षा और रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि युवा इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने से बचे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है, या आने वाले समय में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये डकैत भी अल्ट्रा मॉडर्न हो जाएंगे और हाईटेक तकनीक से और बड़ी बड़ी शिप्स पर अपना वार करना शुरू कर देंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।